मैं 2 मिनट रुकता हूँ। हमारी एक अच्छी चर्चा हुई कि काफ़ी गहरी मान्यता है कि हम गलतियों से सीखते हैं। इस पे आपको क्या समझ में आया लिख डालिए आपके शब्दों में, 2 मिनट में। मानव गलतियों से नहीं सीखता, मानव सही से सीखता है, सही की परंपरा से सीखता है। इसको लेके जो कुछ भी आप तक पहुंचा, आपके शब्दों में, आपकी कॉपी में एक बार लिखने की कोशिश करें, तो मेरे को लगता है कि हमारी क्लैरिटी और बनेगी। बहुत सारे शब्द लोगों को लैंग्वेज को लेके, भाषा को लेके, शब्दों को लेके थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि 1 आध दिन में और सेट हो जाएगा। हाँ जी, लिख डालिए क्या समझ में आया। यदि ये बात अपने को समझ में आती है तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में हमको क्या फायदा मिलेगा? बोलोगे? कोई बोलना चाहेंगे? यदि ये बात अपने को समझ में आई कि मानव गलतियों से नहीं सीखता है, सही से सीखता है। जिनको हम गलतियां कह रहे हैं वो सही को, सही तक पहुंचने के प्रयास हैं, है ना। यदि ये बात अपने को स्वीकार होती है तो इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारी घटनाओं में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? माइक, क्या फर्क पड़ेगा? हम सही को जानने की कोशिश करेंगे। सही को जानने की कोशिश करेंगे। और हाँ, माइक ले लीजिए। अगर किसी से कोई गलतियां होती हैं तो हम उन्हें उनकी गलतियों को ना देख के हम ये समझेंगे कि उनका सही की तरफ वो प्रयास है। हाँ, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को गलतियां करते हुए देख के हम उसको स्पेस दे पाएंगे। गलतियां मूलतः मानव करना नहीं चाहता है, उसको सही का पता नहीं है या सही के प्रयास में ऐसा कुछ कर रहा है, और ये होना स्वाभाविक है। इसलिए एक बढ़िया सूत्र है, हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। हर मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, साथ ही सही करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी और साधन लेकर भी पैदा होता है। क्या मतलब? और कुछ, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? इससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, हम लोगों को माफ़ करना सीखेंगे, है ना। हम लोगों को माफ़ करना सीखेंगे। हाँ, और माफ़ करने के मूल में माफ़ की परिभाषा क्या है? क्षमा की परिभाषा क्या है? अप्रभावित रहना ही क्षमा है। जी। फिर जहाँ अभी सामने वाला गलती करेगा तो हम उसको एक प्रोसेस के रूप में देखेंगे, जी, है ना, प्रोसेस के रूप में देखेंगे। और मैं भी ऐसे ही बहुत सारी जगह जहाँ मैं इनकम्प्लीट हूँ, वहाँ मैं भी ऐसे ही गलती, या मुझसे भी गलती हो जाती है, तो गलती को हम सही तक पहुँचने के प्रोसेस के रूप में देखेंगे। या सामने वाले को समझ नहीं है इसलिए वो गलती करेगा ही, तो इस सामने वाले के पास समझ नहीं है तो उसको क्या मेरे पास है, तो मेरी जिम्मेदारी उसमें बनती है। तो अभी हम दूसरे से सॉरी बुलवा के मुक्त हो जाने की जगह में उसको सही तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे। गलती हुई, सॉरी बोलो। एक तो पहले से ही अपमानित है, उससे गलती हुई है, ऊपर से आप उसको बार बार बुलवा के। इसलिए देखो अभी बच्चों में चेंज आया है। अभी का बच्चा, सामान्य अभी का टीनेज या युवा, वो कोई भी जगह में अपनी गलती को स्वीकारता ही नहीं। वो एक लॉजिक दे देगा और उल्टा साबित कर देगा कि देखो गलती तो आपकी है, या इसमें कोई गलती की कोई बात है नहीं। बढ़िया, आगे चले। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया, एक डाउट है। तब तक आप बोलिए। भैया ये डाउट है, जैसे ड्रिंक करना की बात हो गई,
तो Drill. ड्रिंक करना गलत है कि सही है? एक्टिंग करना, ड्रिंक करना, ड्रिंक करना, अल्कोहल। जी अल्कोहल। जी। देखिए अभी मैं शॉर्टकट में आंसर देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात समझने की ज़रूर है कि सही गलत का आधार, सही गलत का मापदंड यूनिवर्सल होगा कि मैन टू मैन वेरी करेगा? यूनिवर्सल होगा। क्योंकि अभी हमारी प्रॉब्लम यही है कि जो एक को सही लगता है वो दूसरे को नहीं लग रहा है, और जो मुझको आज सही लग रहा है मुझको कल सही नहीं लगता है। तो हम सब की बहुत सारे कंडीशनिंग या बहुत सारी जो हमारी मान्यताएं हैं वो लगातार बदलती हैं, इसलिए आदमी के साथ चल पाएंगे ये भरोसा ही हमारा टूट रहा है। नहीं, जैसे भैया जैसे मैं अपना खुद का ही एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे ये लगता था कि ड्रिंक करना गलत है, बट मैंने एक बार ट्राई करने के लिए किया, तो मैंने तो जानबूझ के गलती की, मुझे ये ऐसा लगता है। गलती कहाँ की आपने? गलती का आपने ये देखा कि ये क्या चीज़ होती है, समझने के लिए कुछ किया जी। उसके प्रति जो भी कौतूहल था, जो भी आपके मन में रहा होगा, उसको देखने के लिए कुछ किया। आपने ये सोच के कहाँ किया कि आज मेरे को गलती करना है? ऐसा सोच के कहाँ किया? नहीं, लेकिन दिमाग में तो यही था कि ये करना गलत है, लेकिन मुझे करना है एक बार। लेकिन अभी ठीक से सोच लो, ये अपने दिमाग में, ये मान्यता में ये होते हुए भी कि ऐसा करना गलत है, जब आपने किया तो क्या ये सोच के किया कि आज मैं ये गलती करना चाहती हूँ? क्या सोच के किया था? क्यों किया था? देखना चाहती थी कि आखिर क्या होता क्या है होता करके है? इसके बाद, है ना? तो हमने सुना है कि ये गलत होता है, लेकिन आसपास के माहौल में और सब कुछ को देख के मेरी एक जिज्ञासा भी है कि ये मैं समझना चाहती हूँ कि क्या होता है। तो मेरी कंडीशनिंग को मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं ठीक मान रहा हूँ कि नहीं है ऐसा। जी भैया। तो कहीं ना कहीं हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जी भैया। गलती तो करना नहीं चाह रहे। हाँ जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है। चले? बंद हो गया? कोई कुछ बोल रहे? हाँ जी, माइक। मेरा नाम है मोहनीश तिवारी, मैं महासूम से हूँ। कि हम तो गलती, थोड़ा माइक ऊपर, गलती तो हो जाते तो माफ़ तो कर देते हैं, चलो आगे से तो सुधर जाएगा, लेकिन आज के दौर में अपराध तो कर लेते हैं, लेकिन चाहे उसको माफ़ कर सकते हैं? अपराध हो जाए हमारे से, कोई बड़ा हो जाए। देखो किसी माँ के पेट से कोई बच्चा अपराध लेके पैदा होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। तो अपराध उसको किसने सिखाया? हमने, आपने सिखाया। तो जिम्मेदारी लेने की बात यह है कि हम जब आग लग गई तब चर्चा करने बैठे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम सामान्य हैं, हमारा मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, तो एक बार वो सही समझ में आ जाए कि सही किसको। सही समझने के बाद हम गलतियों से मुक्त होंगे कि गलतियां करके बार बार सॉरी बोलने से गलतियों से मुक्त होंगे? सही करने से। बस आदमी मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। सही समझ में आएगा तो कौन गलती करेगा? मैं खुद की नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए सही की मेरी समझ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं किसी गलती की तरफ जा ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सही की समझ नहीं है। जी, माइक। हम सामने वाले को अगर नहीं समझा सकते कि आप हाँ, गलत हो, हाँ, फिर भी वो गलतियां करे ही जा रहा है, हम माफ़ी देते ही जा रहे हैं। माफ़ी देने के सिवाय या लड़ने के सिवाय आपके पास ऑप्शन भी क्या है? आपके पास उसकी गलती से आप उसको मुक्त करा दें, ऐसी योग्यता आपके पास भी नहीं है। और सामने वाला भी गलती करता है कि अपन भी कुछ गलती करते हैं? नहीं। जैसे एक एग्जांपल है कि घर में कोई है जो रिलेशन में कि वो चोरी करता रहता है। हाँ। कितनी बार उस सामने वाले ने भी सॉरी किया, हमने भी माफ़ कर दिया, लेकिन वो अपनी हैबिट नहीं छोड़ रहा, तो वो गलती पे गलती किए जा रहा है। अभी एक संबंध आ गया है कि उसको बचाए कि उसको बार बार टोके कि भाई ये करना तुम बंद कर दो। हाँ, ये करना बंद कर दो से ज़िंदगी बंद नहीं हो रही ना। अभी हम यही बोलते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ज़िंदगी क्या है ये तो हम बता नहीं पा रहे, है ना? देखो, आदमी जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। चोरी करने से उसको कोई फ़ायदा मिलता है, कुछ करता, कुछ भी करे, आखिर वो सुखी होना चाहता है। तो जब तक उसकी ज़िंदगी में सुखी होने का कोई बड़ा दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो बार बार उधर जाने के लिए बाध्य है।
तो या तो ज़िंदगी हमारे पास हो तो हम उसको ज़िंदगी दे पाएँ, तो वो गलती नहीं करेगा, है ना। तो हमारे पास भी यही बताने के लिए कि मत करो, ये ठीक नहीं है, परिवार के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हम यही सब कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जाए, जिस सुख की तलाश में तुम ये गलती करते हो उसकी बजाय तुम ऐसे सुखी हो सकते हो, वो तो बताने की जगह हमारे पास भी नहीं होती। ऐसा जी, बढ़िया। पीछे एक माइक। अभी आगे एक बहन ने एग्जाम्पल दिया शराब पीने का, कि उन्होंने ट्राई करने के लिए पीने की कोशिश की। हमको वो पता है कि वो चीज़ गलत है। आपने बोला कि एक बार गलती हो जाती है तो फिर उस रास्ते में हम जाने की कोशिश नहीं करते, हम समझते हैं कि ये रास्ता गलत है, हमको और दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करना है। वो चीज़ हमको पता है कि वो रास्ता गलत है, तो फिर वो फिर से करना वो तो गलती हुई ना। देखो, एक ही लाइन फिर से बोलूँगा, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो इसका मतलब है गलती होना ये बता रही है कि उस मामले में उस व्यक्ति के पास समझ नहीं है। अब वो समझ आपको ये बताना आता है कि ये गलत है, लेकिन सही क्या है यदि वो हमको भी पता नहीं है तो वो हमारी गलतियां बताएगा, हम उसकी गलतियां बताएंगे। परिवार में इतना ही हो रहा है, हम सब एक दूसरे की गलतियां बता रहे हैं। इससे हम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं कि दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। तो सार इतना ही है कि समझ है तो गलती नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, यदि हमने पहचान लिया है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, तो कभी प्यास के लिए हमने किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचा है? कल्पना में भी नहीं सोचा। तो इसका मतलब है जिस मामले में हमारी समझ बन गई है उस मामले में गलती नहीं होती है। जिस मामले में हमारी समझ नहीं बनी है, समझ ना बनने का सूचना मात्र है कि उस मामले में हमसे कोई ना कोई गलती होती रहेगी। गलती होते रहना मात्र इस बात की सूचना है कि इस मामले में सही की समझ नहीं बनी। तो समझने का क्या समझ है उसको आगे देखते हैं। समझ क्या है? संज्ञानशीलता समझ है। संज्ञानशीलता समझ है नेचर के उन सारे नियम को पहचान पाना जिनके आधार पे एक मानव का जीना होता है। एक मानव हमेशा सॉल्यूशन के साथ में होता है, एक मानव हमेशा हर डायमेंशन में सॉल्यूशन के साथ है। इसका नाम समझ है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने जितनी चर्चा किया उसमें 3 पार्ट हो गए। एक तरह की जीवन शैली है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनहीनता। ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। दूसरी तरह की जीवन शैली है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का क्या मतलब है? संवेदनशीलता का क्या मतलब है? जिंदा रहने में वस्तु उपलब्ध करा देना, दूसरों के जिंदा रहने के लिए अपने तन मन धन का नियोजन करना, अपने तन मन धन को लगाना। तो दूसरों के जिंदा रहने में मैंने क्या कर दिया कि मैंने दूसरे को ब्लड डोनेट कर दिया। अब दूसरे को मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? दूसरे को मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि जीने में आएगा? ये जीने में आएगा। कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहने में आएगा? चलो, सभा के लिए जोरदार तालियां। अच्छी क्लैरिटी बन रही है। नहीं तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल को हम जीने की ओर ले जाते हैं। मैंने आपको ब्लड डोनेट किया मित्र भाव से, उस ब्लड को पाके आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा? उस ब्लड को पाके आपके फैमिली रिलेशन हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा ना हो वही ठीक है। नहीं तो आप खून की एक बूंद छोड़ोगे नहीं। क्या करना इतना समझ के जब खून पीने से होता है? तो जितने समाज में जितने लोगों के बारे में लगेगा कि इनमें थोड़ी समझ है, इनका खून चूसो। तो दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है, बहुत मार्मिक बात है। हमने पूरी जिंदगी भी पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, अनाथ गरीब बच्चों को पढ़ाओ, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दो, ये सब अच्छे काम हैं, आवश्यक काम हैं, लेकिन इससे दूसरे का जीना हो जाएगा? नहीं होगा। ये दूसरे के जिंदा रहने में मदद है कि उसके जीने में मदद है?
तो पैसे की कुल हैसियत कितनी है वो समझने की बात है। पैसे की हैसियत समझ में आती है तो आदमी की हैसियत शुरू होती है। तो पैसे की कुल हैसियत कितनी है? अरे सारे पद की हैसियत भी पैसे में जाके घुस जाती है। तो पैसे की हैसियत इतनी है कि मैं जिंदा रह सकता हूं, मेरा परिवार जिंदा रह सकता है, मेरा मोहल्ला जिंदा रह सकता है, पूरा देश जिंदा रह सकता है, पूरा विश्व जिंदा रह सकता है। इससे अधिक पैसे की कोई औकात नहीं। बोलो, ये स्वीकार होता है? कितने लोगों तक ये पहुंचती है बात? यहां से हमारा ध्यान जाता है कि यार ये पैसा क्या कर सकता है। पैसा हमारी जरूरत है ना। फिर से बोल देता हूं, पैसे की कमी के कारण हम दुखी हो सकते हैं, साधन की कमी के कारण हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन कितना भी साधन आ जाए उससे हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि उल्टा होने की संभावना ज्यादा है। आदमी के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो बहुत सारे उसके नवाबी शौक दबे रहते हैं। नवाबी शौक, पैसा आने से उसके भीतर का राक्षस प्रकट होता है। तो लोगों का सौभाग्य है, जिनके पास समझ नहीं है उनके पास पैसा ज्यादा मत आए, यही उनका सौभाग्य है। क्योंकि इसको हर चीज कोई ताकत है, उस ताकत को संभाल पाने की यदि हमारी समझ नहीं बनी है तो हम तो अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुए हैं। वो कहीं ना कहीं हमको दौड़ाएगा और लास्ट में कहीं परेशानी में जाके पड़ सकते हैं। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ अब आप अपने आप में जांच के देखिए कि आप संवेदनशील हैं। इनसेंसिटिव मतलब संवेदनहीन, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। संज्ञानशील का इंग्लिश मेरे को भी पता नहीं। संज्ञानशील मतलब संज्ञानशील, संज्ञानशील मतलब अपने भाव और विचार में हमेशा सॉल्यूशन है। किसी भी डायमेंशन में जाऊं मेरे पास सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मेरे को स्टेबल। भाव और विचार का और कोई तरीका नहीं है स्टेबल होने का। मेरे को जिस मामले में मेरे पास सॉल्यूशन है मैं स्टेबल रहता हूं। मेरी कार खराब हो गई और मेरे को कार ठीक करना आता है, मैं परेशान होऊंगा कि मैं स्टेबल रहूंगा? मैं स्टेबल रहूंगा, मेरे को पता है मैं हैंडल कर लूंगा। तो जिन सारी सिचुएशन को मैं हैंडल करने की कैपेसिटी रखता हूं उन मामले में स्टेबल रहता हूं। जिन चीजों को हैंडल करने की मेरी योग्यता नहीं है उस मामले में मैं ऊपर नीचे होता हूं। सिंपल। तो अब आप जांच लीजिए कि कब आप संवेदनहीन होते हैं, कब आप संवेदनशील होते हैं और कब आप संज्ञानशील भी होते हैं कि नहीं होते। हमारी पूरी एजुकेशन हमको कहाँ लेके जाती है, धर्म हमको कहाँ लेके गया, अभी हम क्या चीज से जूझ रहे हैं, अब एक समीक्षा अपनी कर सकते हैं। बोलिए। क्या समझ में आ रहा है? संवेदनशील व्यक्ति कभी कभी संवेदनशील होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता है? जब जब हम बहुत गुस्से में आते हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए चाहे अपने मित्रों के प्रति, जब जब हम ईर्ष्या द्वेष में आते हैं उस समय हम संवेदनहीन हो ही जाते हैं। उस समय जो उल्टा सीधा बोलना है बोल ही देते हैं, जो हाथ पैर चलाने की गुंजाइश है वो भी चला ही लेते हैं। इसका मतलब है क्या मैं हमेशा ऐसे शिविरों में अच्छे ही लोग आते हैं, आपको पता ही है। नहीं, मैं ऐसे मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। काफ़ी फिल्टर्ड वर्ग ही आप आता है। इस तरह की चीज़ के लिए 7 दिन लगाना तो कहीं ना कहीं से कोई आपके अंदर कोई उस चीज़ की जगह बनी हुई है, या किसी ऐसे मित्र ने आपको बताया है जिसकी बात को आप नहीं टाल पाते हो और आपको लगता है कि नहीं एक बार देखना चाहिए। तो काफ़ी फिल्टर्ड वर्ग ही आता है और कोई उस तरह की कोई पब्लिसिटी तो हो नहीं रही है। तो देखिए, अपने में जांच के देखिए कि कब कब मैं संवेदनहीन होता हूँ और किसके लिए मैं संवेदनशील होता हूँ। ज़्यादातर हम किसके लिए संवेदनशील होते हैं? अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और ये भी एक सोचने की बात है कि संवेदनशील आदमी 2 तरीके से होता है। एक तो जैसे पशु भी संवेदनशील होते हैं, पशुओं में भी संवेदनशीलता पाई जाती है।
पशुओं की संवेदनशीलता और हमारी संवेदनशीलता में क्या फर्क है? वंश के साथ। हाँ, तो पशु की संवेदनशीलता बेसिकली वंश विधि से है। जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक माँ का कनेक्शन बच्चे के साथ ज़्यादा देखा जाता है। तो एक पशु की संवेदना की एक सीमा हमको दिखाई देती है। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वैसी संवेदना नहीं है। मानव की संवेदना, मानव की संवेदना वंश विधि से ही शुरू होती है, लेकिन वो कितना भी विस्तार पा सकती है। देखो, पशुओं में भी फीमेल बच्चों के पैदा होने और पालने के लिए ज्यादा जिम्मेदार है मेल की तुलना में, और बहुत सारे पशुओं में तो मेल ही बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। पशुओं में, मानव में आएंगे तो आप सेम चीज आप देखेंगे कि मां होने को फील करना महिलाओं के लिए बायोलॉजिकल फिनोमिना है, एक नेचुरल घटना है। मां होने को फील करना सहज घटना है, लेकिन पिता होने को फील करना, मां को मां होने को फील करना सहज घटना है, लेकिन पिता अपने पिता होने को फील करे, ये मां जैसी है कि मां से भिन्न है? ये मां जैसी नहीं है, क्योंकि मां के साथ वो घटना बायोलॉजिकली घट रही है। मां को कोई शंका नहीं है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है, लेकिन बाप को ऐसा कुछ फील नहीं होता है। इसलिए बाप में जब भी व्यक्ति में, पुरुष में जब भी पिता होने का भाव आएगा, वो जितनी उसकी चेतना का स्तर होगा उतना आएगा, और यदि चेतना का स्तर निम्न है तो बाप होने का एहसास ही नहीं आता। इसलिए आप पाएंगे पिता ने बेटी से गलती किया ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा, मां ने कभी बेटे से गलती किया ये एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा। लेकिन पुरुष में या मानव में, मेल फीमेल दोनों में, जैसे जैसे उसकी चेतना का स्तर, उसके ज्ञान का स्तर बढ़ता है, उसके शरीर के रूप में अपनेपन का विस्तार पूरी मानव जाति तक जा सकता है। जैसे समाजों के कार्यक्रम कहाँ तक सीमित रहते हैं? अग्रवाल समाज ज़्यादा अग्रवाल समाज के लिए सोचता है, साहू समाज के लिए सोचता है। तो हमारी संवेदना का एक लेवल है जो हमारी जाति तक गया, एक लेवल है जो हमारे परिवार तक गया, एक किसी का लेवल है कुटुंब तक गया, एक किसी का लेवल है अपने समाज तक गया, एक किसी का लेवल है मानवता के लिए एक्सटेंड हो गया। ये सारी वैरायटी हमको दिखाई देती हैं समाज में, इतिहास में, ये सारी वैरायटी हमको दिखाई देती हैं। इसके बावजूद संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नजदीक है। कोई भी व्यक्ति संज्ञानशील होगा, वो संवेदनशील होगा ही तो ही उधर जाएगा। संवेदनहीन व्यक्ति डायरेक्टली उठ के संज्ञानशील हो जाएगा, ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन संवेदनशीलता संज्ञानशीलता में बदल जाएगी, ऐसा भी अभी नहीं हो पा रहा है। बल्कि एक उल्टा सेंटेंस हमको सुनने को मिलता है कि अच्छे लोगों का शोषण होता है, ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं है। कितने लोग सुनते हैं इस बात को? ए देखो। और उसमें महिलाओं का और ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में संबंध की स्वीकार्यता पुरुष की तुलना में ज़्यादा होती है। देखो, बहनें अपने घर के संबंध भी निभाती हैं, ससुराल के संबंध भी निभाती हैं, और पति 10 और ले आता है। उनकी भी आवश्यकता अनुसार जो भी कुछ आवश्यकता है वो पूरी होती है। तो इससे ये समझ में आया ये क्यों कहा जाता है कि अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी होना ठीक नहीं है और अच्छे लोगों का शोषण होता है। यदि अच्छे लोगों का शोषण होता है तो कोई क्यों अच्छा होना चाहेगा? अब अच्छा हूं कि नहीं हूं? अब बुरा होना भी ठीक नहीं है, अच्छा होना भी ठीक नहीं है। अब बीच में कहां टिकाएं अपने आप को? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। बोलिए, क्या बोलेंगे? अच्छा होना ठीक है कि नहीं है? इतने बेहतरीन तरीके से लोग कहते हैं सर कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं।
हाँ। ये गलत एग्जाम्पल देते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सोचते हैं कि सीधा बनने में फ़ायदा क्या है। तो थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। कितना टेढ़ा? ये मेरा मत था, आपने जो कहा उसको सपोर्ट करते हुए कि जो उल्टा बात चल रहा है वो यही है। अभी आपने कहा ना सर कि लोग गलत एग्जाम्पल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके संबंध में था। बताइए क्या करें इसका? अच्छा होना है कि नहीं होना है? देखो अच्छे लोगों का शोषण होता है। हाँ जी, माइक। मैं महेंद्र भंडारी। एक तो ये चीज़ जो जाते सेशन से क्लियर हुई कि संवेदनशीलता संज्ञानशीलता नहीं है। हाँ। पर संवेदनशीलता का गुण संज्ञानशीलता का कर रहा बनाता है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये क्लियर। बिल्कुल ठीक। रहा सवाल शोषण की बात, मतलब मैं आपकी लाइन को और जो कहना चाहता हूं कि संवेदनशीलता को संज्ञानशीलता को समझने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। ये उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये उसका प्रिकर्सर है जी। दूसरा शोषण की बात है। तो इसको गहराई से हम सोचें, शोषण तभी कहा जा सकता है जब शोषित उसको अनुभव करे। हाँ। तो ये परसेप्शन की बात है। तीसरा आदमी नहीं कह सकता कि इसका शोषण हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक दृष्टिकोण की बात है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि आपको कोई शोषण कर ही नहीं सकता जब तक आप उसकी सहमति न दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात पहुंची। हम अपने किसी कंडीशनिंग के कारण, हम अपनी किसी महत्वाकांक्षा के कारण, हम अपने किसी लालच के कारण अपने को उपलब्ध कराते हैं कि आप मेरा शोषण कर सकते हैं, और सामने वाला कर लेता तो आप बोलते ज्यादा कर लिया, इतना नहीं करना था। क्या करें इसका, कैसे हैंडल करें? हाँ जी, पीछे माइक। हेलो। जैसे आपके बोलने के पहले 2 लाइनें और बोल रहा हूं कि जैसे कोई हमको किसी काम करने को बोलता है, खासकर बहनों में भी भाइयों में भी होता ही है कि आपको ना कहना नहीं आता है। आप किसी को ना कहने में आपको खराब लगता है और हां करते ही आपका शोषण शुरू हो जाता है। कितने लोग इसको फील करते हैं? हाँ, ऐसा हमारे साथ होता है, होता है। तो ये ना कहने आना, उसके लिए दर्शन में एक बहुत बढ़िया वो भी है कि अपनी असहमति को संकोच पूर्वक व्यक्त कर पाना शिष्टता है। अपनी असहमति को, भाई मैं आपसे इस मामले में सहमत नहीं हूं, अब मेरे को लगता है कि मैं बोलूंगा तो आपको खराब लगेगा, और नहीं बोलता हूं तो आप जबरदस्ती मेरे ऊपर लदे हुए हो या 4 काम बताते ही रहते हो। उस चक्कर में मैं करता भी रहता हूं, पर मेरे को खराब तो लगता रहता है। मैं बोल दूंगा तो आपको खराब लग जाएगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, और कुल मिला के जो चल रहा है वो मेरे को स्वीकार नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? अब क्या चीज है, तो मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरी क्लैरिटी, मेरा कहने का तरीका, मैं अपनी ना को भी कह सकूं और आपको बुरा भी ना लगे, वो तरीका मेरे को निकालना होगा। और जैसे जैसे मेरा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो क्लैरिटी आएगी, वो समझ आएगी, तो मैं ना भी कह पाऊंगा और आपको बुरा भी नहीं लगेगा। उसको मैं ऐसा, इसका नाम शिष्टता है। कहते हैं ना व्यक्ति बहुत शिष्ट है। शिष्ट मतलब शिष्टाचार, शब्द सुने? शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब ये होता है। शिष्टाचार का एक मतलब ये भी होता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी। महाभारत की एक बात हम अक्सर सुनते हैं। ओ यार देखो, महाभारत बीच में मत लाओ। इसलिए कहा कि शिविर शुरू करने के पहले बोला था हम जो भी चर्चाएं करेंगे अपने और अपने परिवारों में घटी घटनाओं पे चर्चा करेंगे। चलो अपन उदाहरण नहीं देते, सिर्फ हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम
अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि लोग हमारी तारीफ करें। हाँ। तो जब हम वो तारीफ का नहीं चाहते हैं तो शायद शोषण नहीं होगा। जब हम हाँ, वो तारीफ नहीं चाहते हैं तो लोगों की डिक्शनरी से आपका नाम कट हो जाता है, आप वो भी नहीं चाहते हो। नहीं, काम करें, सेवा करें, जितनी हो पाए उतनी करें। और अब ये कितनी कैसे सब तय होता नहीं है, ये सब हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी भैया, माइक भैया। हाँ जी। मैं आस्था ताम्रकर, मध्य प्रदेश सागर से। भैया, मेरे मन में एक ये बात आती है कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छा रिस्पांस सामने वाले से नहीं मिलता है, तो हम जनरली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मेरे से तो ना किसी का खराब करते बनता नहीं है, ये मेरे को संस्कार में ही नहीं मिला है कि मैं सामने वाले का खराब करूं। तो ये संस्कार वर्ड जो है, इसको भी थोड़ा डिफाइन करें तो। संस्कार मतलब जो भी मैंने गहरे में मान रखा है। संस्कार की परिभाषा है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां संस्कार हैं। एक वो है जो मैंने बोलने के लिए मान रखा है, मैं क्या बोलता हूं, जिसको बोलने से सम्मान मिलेगा, लेकिन मैं अंदर से ऐसा नहीं हूं। मैं अंदर से कैसा हूं, मैं वही हूं जो मैं जी पाता हूं। जब मैं लोगों से व्यवहार की जगह में आता हूं, बोलते समय मैं कुछ और बड़ा बड़ा बोलता हूं, लेकिन जीने समय मैं उतना बड़ा नहीं कर पाता। तो जीने के अर्थ में जो स्वीकृतियां हैं, जो मैंने मान रखा है, उसका नाम संस्कार है। हाँ जी बोलिए। और कुछ? और कुछ? हाँ पीछे। हाँ है फिल्म, हम जो फिल्म देखते हैं, आपने कल बताया था कि हाँ, जो फेमस एक्टर्स वगैरह होते हैं, हाँ। तो एक शोले फिल्म में जब गब्बर से ठिकाने पे लाना होता है उसको, तो बुरे आदमी का सहायता पुलिस विभाग लेते हैं। गब्बर सिंह को छोड़ दे, अपनी फैमिली में आ जा। हाँ जी भैया, माइक थोड़ा ऊपर। ये जो असहमति वाली बात ये जो असहमति वाली बात है, जिसमें हमें नो कहना आना है, इसमें मैं अगर अपने आप को लाऊं तो एक तो है जैसे हमारी बीवी, वाइफ, उनको ना बोलना, वाइफ को असहमति होना, वाइफ को ना वाइफ को। और एक दूसरा पक्ष है जब जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो अपने बॉस को ना बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत वर्कलोड है, मुझे ना बोलना है, तो मैं बोल तो ना ही रहा हूँ। आपने बोला कि संकोच पूर्वक ना कहना अक्लमंदी है, यही बोला। नहीं, अभी मैंने कहा कि हाँ, ऐसा एक तरीका हमको निकालना होगा। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, जैसे घर में जैसे किसी को भी ना बोलना, नॉट ओनली वाइफ और जो भी है, और किसी अपने ऑफिस के बॉस, कहीं भी ना बोलना, कहीं भी हाँ बोलना, कहीं भी ना बोलना, कुछ तो करना ही होता है। हाँ, तो इसमें थोड़ी उसका आधार क्या हो। देखिए, बात बहुत बढ़िया जगह में आ गई। मेरी आवाज़ ठीक से पहुंचती है कि थोड़ा ठीक है आवाज़? देखिए, अभी जो चर्चा हुई ये बहुत अच्छी जगह में पहुंच गई। देखिए, मानव एक ऐसी चीज है जिसको हर क्षण हाँ ना से गुजरना होता है। और मैं किसी से बात कर रहा हूं तब नहीं है, मेरे अंदर भी कुछ चल रहा है। मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं कोई योजना बना रहा हूं, मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं, मेरे पास्ट में कुछ गुजरा है, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा हूं। हर समय हाँ ना जारी है। अब ये हाँ ना का आधार क्या होगा? जितनी हाँ और ना के लिए क्लैरिटी होगी, उतनी कहने के लिए भाषा अपने आप बन जाएगी। भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, हां या ना के पीछे क्लैरिटी नहीं है। भाई हां करूं तो क्यों करूं, और ना करूं तो क्यों करूं? तो मैं क्या चीज के लिए हां करूं और क्या चीज के लिए ना करूं? बोलो बोलो, माइक। सर, मैं सौरज कुमार दास भुवनेश्वर से हूं। जो अच्छा और बुराई का बात हुआ, मुझे लगता है जो अच्छा और बुराई दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। हाँ। जो मेरे को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा नहीं लगता है, वही जो मेरे बेटा का जो अच्छा लगता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब हाँ करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो मैं गया, हाँ करूं तो वो गया। तो मिडिल पाथ में हमको जाने का है, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा मार्गदर्शन कराए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बढ़िया जगह में पहुंचे हैं। हम सब की एक ही समस्या है,
और ये समस्या नहीं है, ये प्रेरणा है कि समझा जाए यार सही और गलत का कोई यूनिवर्सल आधार होगा कि ये सब्जेक्टिव रहेगा, मैन टू मैन रहेगा। जूझ रहे अपनों से, जूझ रहे अपने में, है ना। हमारी सारी ऊर्जा या तो अपनों से जूझने में जा रही है या अपने से जूझने में जा रही है। और हर जगह इतना ही है, सही है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं, है ना, क्या उचित है क्या अनुचित है, हर जगह में इतना ही कन्फ्यूजन है। बढ़िया, और कुछ हो गया? आगे चलो, बोलो। ऐसा परिस्थिति आएगा जो कोई थोड़ा माइक नीचे, हमारा कोई काम पे बोला, हमारा फैमिली का, हम अपना सोच के पहले देखना पड़ेगा जे ये काम हमारा जरूरी है कि नहीं है। एक काम के लिए उसका हम नहीं ना के जरूरी है, इसका फैसला कैसे होगा? जो आपको जरूरी लगता हमारा है, दिल में हम सोचता है, दिल में, आपका दिल तो कुछ भी बोलेगा। ये दिल का कोई भरोसा नहीं है। दिल तो पागल है, आवारा है ना, और क्या है, दीवाना है। दिल का क्या भरोसा, कब लुटिया डुबा दे। हमारा चिंतन से देखना है जे एक काम नहीं करेगा तो असली वो खोती कोई डैमेज होगा, तो इस टाइम हम वो काम कर सकते। एंड जो टाइम हम देखते हैं जे नहीं ये हमारा काम जो बोला है उसको कोई खोती नहीं होगा, आसान नहीं होगा, इस टाइम हम उसको समझाने बोल देंगे जे नहीं ये काम हमारा द्वारा हमका सा टाइम नहीं है, किंबा समझना पड़ेगा जो हम ये काम हम कर नहीं सकते, तुम आप खुद देखो। बढ़िया। अब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बातें ही बातें निकलेंगी। बातें मतलब गर्म हवा, बोलते हैं ना, उससे गर्म हवा निकलती, उसमें से निकलता कुछ नहीं। यहां पे आके सब सन्नाटा है। यही वो जगह है जहां जिंदगी को पहचान सकते हैं। तो देखिए, अब सवाल वापस लौट आया। सवाल ये निकला, पहले तो सभा के लिए जोरदार तालियां। वो इसलिए कि आज संख्या बढ़ गई है, तो कृपया करके छत्तीसगढ़ के लोग बाहर से आए लोगों को मेहमान माने। और मेहमान जो बाहर से आए मेहमान ही होता है, तो मेहमान पहले खाना खाएगा कि घर वाला पहले खाएगा? मेहमान पहले खाएगा। तो छत्तीसगढ़ से बाहर से कितने लोग हैं, एक बार हाथ उठाएं। छत्तीसगढ़ से बाहर, तो पहले छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग खा लें, फिर रायपुर के बाहर के लोग खा लें, और फिर रायपुर वाले खा लें। और संस्थान वाले सबको खिला के खा लें। तो इतनी बड़ी सभा में इतनी बढ़िया बात हो पाए, इतनी धार से हम चल पाए, ये बहुत एप्रिशिएबल बात है। हम यहाँ पहुँच गए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको पहचानने का तरीका क्या होगा। ठीक हो गया? उसी के आधार पे हाँ या ना करेंगे। तो अब समझ में आया। अब समझ में क्वेश्चन फिर से वही खड़ा हो गया। देखो, नेचर में फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूं जो उस बहन से पूछा था कि पूरी नेचर में कोई भी एक चीज ढूंढ के बताओ जो है और उसके होने का कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसी फालतू है। बढ़िया, ठीक हो गया? तो पूरी नेचर में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो है और उसके होने का कोई पर्पस नहीं है। इसका मतलब मानव जैसी इतनी सोचने समझने वाली चीज मैं हूं, लेकिन मेरा कोई पर्पस है। क्या पर्पस है मेरा? मैं क्यों हूं? मैं क्यों जिंदा हूं? अभी तक सारी मेहनत क्या कर रहे? हम जिंदा हैं कि जी रहे? जिंदा हैं कि जी रहे? आप 10,000 करोड़ रखो तो भी जिंदा ही हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राष्ट्रपति हो जाओ, यूएन के सेक्रेटरी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही है कि आपके पास कोई पद है, आपके पास कोई अधिकार है, और पद और अधिकार का इतना ही मतलब है, पैसा इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, आदमी इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो, इसका भी इतना ही मतलब है, कुछ हथियार प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कुल मिला के अपना आपके भाव और विचार नियंत्रित होते हैं, ना आपके परिवार के होते हैं, ना समाज के होते हैं, ना देश के होते हैं। ये दुनिया अलग है। तो एक तो ये बात पता चली कि अभी तक हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बोल दो। किसी को लगता नहीं मैं तो जी रहा हूं, तो सभा में चर्चा करेंगे, आपके जीने की क्वालिटी देखेंगे, उससे प्रेरणा पाएंगे। किसी को लग रहा है सभा में मैं जी रहा हूं? संकोचवश हो सकता है आप नहीं भी बोलेंगे, अकेले में बता देना। लेकिन ये समझ में आ गया कि अभी का सारा रूप बल धन पद और जो कुछ भी हमने जुगाड़ बनाया है वो इतना ही है कि हम एक एजुकेशन पाते हैं, हम एक कंपनी में जॉब करते हैं या अपनी कंपनी चलाते हैं, कुछ लोगों को जॉब देते हैं, और कुछ लोगों के उससे जो पैसा आया उससे कुछ गरीब या कुछ लोगों की सेवा के लिए कोई काम कर देते हैं। पैसे से इतना काम हो सकता है। और ये सारा काम किस में आएगा? जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? ये जिंदा रहने का काम है। या हम दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी हो सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये कब तय होगा? जब मेरे को मेरे जीने का पर्पस मिलेगा। संज्ञानशीलता वो जगह है जहां मैं मेरे इस धरती पे होने के पर्पस को पहचानता हूं। उस पर्पस, मेरी जिंदगी की दिशा क्या होगी? जिंदगी का लक्ष्य पता चलेगा तो लक्ष्य की दिशा में चलूंगा। जब लक्ष्य की दिशा में चलूंगा तो जब मेरे को लक्ष्य पता है तब मुझको पता है कि कहां नहीं जाना है। बार बार कहां नहीं जाना है इसको तय करूंगा। कहां जाना है से कहां नहीं जाना समझ में आएगा, या कहां नहीं जाना है को नकारते नकारते जाना समझ में आएगा। अभी हमने यही मेहनत का काम किया है। अभी सारी जिंदगी में बड़ी मेहनत किस बात में लग रही है? सारी मेहनत इस बात में लग रही है कि हम एक बच्चे एक परिवार में जन्म लेते हैं, कुछ एजुकेशन पाते हैं, कोई जॉब काम धंधा शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद लगता है मज़ा नहीं आ रहा है, फिर कुछ नया बदलते हैं, फिर लगता है फिर राजनीति में चले जाएं, फिर लगता है कि समाज में काम कर लें, फिर लगता है थोड़ा ध्यान कर लें, फिर लगता है कुछ और कर लें, और कभी लगता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जिंदगी का बड़ा हिस्सा है जो केवल ये पहचानने में चला जाता है कि ये मेरा नहीं है ना। हमारे परिवार की बेटी है, उसने बीटेक एमटेक किया, एमटेक करके बोली ये इंजीनियरिंग मेरा नहीं है। क्या है? बोले फैशन डिज़ाइन है। तो अभी फैशन डिज़ाइन में फिर से कोर्स की, अभी फैशन डिज़ाइन में जॉब कर रही। तो कम से कम चलो एमटेक करके ही समझ में आ गया। किसी किसी को 60 तक नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा क्या था, वो क्या करेगा? तो जिंदगी भर फिर बड़ा पुरुषार्थ। अच्छा, जब एक आदमी अपने में स्टेबल नहीं होता है ना, वो अपनों के साथ में बहुत फिजिकली भी उपस्थित रहने के बावजूद, फिजिकली प्रेजेंट रहने के बावजूद वो मेंटली कहीं और है। क्योंकि जो उसके भीतर की तलाश है, उसको जो अपनी पहचान की तलाश है, अपनी किसी भूमिका की तलाश है, अपनी किसी मीनिंगफुलनेस की तलाश है, या अपनी जिंदगी में जो भी उसने मान रखा है, वो तलाश तो जारी है। वो तलाश जारी है और बहुत कुछ करके देख लिया है, वो बहुत क्लैरिटी नहीं बन रही है। उसकी वजह से हम फिजिकली कहीं प्रेजेंट हो भी सकते हैं, लेकिन इमोशनली, मेंटली हम अपने साथ ही नहीं है, तो अपनों के साथ भी नहीं हो पाते। तो क्या समझ में आया? करके समझेंगे कि समझ के करेंगे? अभी क्या कर रहे? करके समझ रहे। करके समझना काफी महंगा सौदा है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत थोड़ा है। समझ के करना का मतलब है जिंदगी के, अपनी जिंदगी को पहचानना, अपनी जिंदगी के लक्ष्य, अपने लक्ष्य को पहचानना, अपने पर्पस को पहचानना। एक बार अपना लक्ष्य और पर्पस पहचान में आ गया तो संवेदनशीलता नियंत्रित हो जाती है। कैसे? संवेदनशीलता में जाके देखो, संवेदनशीलता का क्या मतलब है कि दूसरे का कष्ट देख के मेरे से रहा नहीं जाता है।
फिर दूसरे का कष्ट दूर करने के लिए मैं अपनी सीमाओं से पार जा सकता हूं, उसमें परिवार की सहमति है कि नहीं है ना, तमाम फिर मैं, और बाद में मेरे को लगता है यार किसी ने मेरा शोषण कर लिया। तो संवेदनशीलता का मतलब है भाव का अतिरेक, भावुक हो जाना, भावुक हो जाना। और संज्ञानशीलता वो जगह है, संवेदनहीनता मतलब आपके सुख दुख से मेरे को कोई लेन देन नहीं, संवेदनशीलता मतलब आपका दुख मेरा दुख, और उसके लिए मैं अपना कुछ पैसा वैसा कुछ तन मन धन लगाता हूं। संज्ञानशीलता मतलब दुख का सॉल्यूशन, वो दुख किस कारण से आ रहा है वो भी पता है, उसका सॉल्यूशन भी पता है, मिलके रोने गाने की जरूरत नहीं है। सारा दुख मात्र इस बात की सूचना है, किसी नियम को आपने वायलेट किया है, किसी नियम के विरोध में आप जा रहे हो, उस नियम को समझना, उसके लिए उसकी हेल्प करना, मिलजुल के आगे बढ़ जाना। बढ़िया। तो क्या क्लैरिटी बनी? संज्ञानशीलता में जाए बिना संवेदनशीलता नियंत्रित नहीं होता है। इसलिए अच्छे आदमी की परिभाषा क्या होगी? देखो, एक आदमी वो है जो गलती करता है, एक आदमी वो है जो गलती नहीं करता है और दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी होता है, संवेदनशील। दूसरा व्यक्ति जो गलती नहीं करता है लेकिन हमेशा सॉल्यूशन के साथ होता है। तो अभी देखा जाए, इसको हम बोलते हैं बुरा आदमी है, इसको बोलते हैं अच्छा आदमी है। शराब नहीं पीता है इसलिए अच्छा आदमी है ना। मेरी दृष्टि में शराब पीना ज़्यादा फिर भी उतना बुरा नहीं है जितना ईर्ष्या द्वेष करना। शराब पीने की तुलना में ईर्ष्या द्वेष करना ज़्यादा बुरा काम है कि कम काम है? इसको सारे करते हैं तो इसको बुराई नहीं मानते। आओ चुगली चुगली खेलेंगे, खेलते कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ, फिर इसको क्या माना जाए? संज्ञानशीलता को क्या माना जाए? समझदार। इसका मतलब संज्ञानशीलता को समझदार माना जाए, संवेदनशीलता को अच्छा माना जाए और संवेदनहीनता को बुरा माना जाए। इसका मतलब अच्छा आदमी समझदार नहीं होता है। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे? हाँ, माइक लो, माइक। संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता में क्या डिफरेंस है? हाँ, वही तो बता रहा हूँ। संवेदनशीलता का मतलब है वो गलती नहीं करता है, ये बात भी, ये गलती नहीं करता है ये बात भी ठीक है। दूसरे की गलती से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता है, ये बात भी है। और दूसरे की गलतियों को सही करने का सामर्थ्य भी रखता है। ये दूसरे की मानसिक और भावनात्मक भाव और विचार के लेवल पे चीज़ों को हैंडल कर सकता है। साथ में फिजिकल सॉल्यूशन तो आ ही जाता है। यहाँ ये केवल दूसरे के जिंदा रहने के लिए कोई सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन उसके भाव और विचार में जो गड़बड़ी है उसकी सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ। दिल्ली में यमुना के किनारे हर साल नई झुग्गियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ में बहने से मुआवजा मिलता है और झुग्गी बनाने की जगह भी तय है और उसका पैसा भी तय है। अब ये संवेदनशीलता का काम है। बहुत सारे लोग फिर उसमें आके मदद करते हैं। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं जहां लोगों की भावनाओं का इस तरह से शोषण भी किया, ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की भावना का शोषण भी किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे के जिंदा, इसलिए क्या बोला गया? सुपात्र को दान। एक आदमी को दारू पीने की आदत है और शाम को 6 बजे है और मेरे पास पैसा मांगने आया है। अब इसके साथ पैसा नहीं देना ही न्याय करना है, क्योंकि पैसा मिला है सीधा बाटले की दुकान में जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ जिनके यहाँ लोग काम करते हैं, लोग उनको पैसा देने की बजाय उनकी पत्नी को पैसा देते हैं, है ना, ताकि वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करे। ये सब काम हम करते हैं कहीं ना कहीं, छोटे छोटे। तो ये हमारी क्लैरिटी बनी। तो क्या क्लैरिटी बनी? संवेदनशीलता क्या है? जिंदा रहने के पर्पस का पता होना और उस पर्पस के साथ जीना। जिंदा रहने के पर्पस का पता होना, भी क्यों जिंदा हो यार?
खा पी के चल दोगे ऐसी? कभी ना कभी तो जिंदगी पूछ लेती है इतने साल में क्या निकला। क्या लगता है? कभी कभी सोच के ऐसा घबराहट नहीं होता है कि पैदा हुए, किसी स्कूल कॉलेज में गए, एक जॉब किया, शादी किया, 2 बच्चे हुए, उनके लिए खिलाया पिलाया, उनको जॉब पे लगा दिया और चले गए? है कैसा लगता है ये? कितना मैकेनिकल सा लगता है। क्या लगता है? कुछ बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही? पूछिए अपने आप से कि मैं क्यों जिंदा हूं, मर क्यों नहीं जाता है? बोले मरने से डर लगता है। मरने से डर लगता है, जीने का पर्पस नहीं है। एनआईटी के शिविर होते थे तो वहां पूछते थे क्यों जी रहे हो? बोले सर जी क्या रहे हैं, माँ बाप की गलती को झेल रहे। हमको तो पता नहीं वो क्यों हमको दुनिया में ले आए। कभी कोई बेटा पूछ दिया बाप से तुम मेरे को क्यों लाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं? वो भी बोल देगा लाया क्या यार, कुछ हो गया, बस मैं क्या बताऊं। क्यों आए भाई दुनिया में? देखो यदि बच्चे ही पैदा करने आए और केवल खाने पीने आए तो वो काम तो पशु भी कर ही रहा है। भी पशु बच्चे भी पैदा करता है, खाने पीने का जुगाड़ भी करता है, अपने बच्चे भी पालता है और उसके भी बच्चे सरवाइव करते हैं। क्या करने आए दुनिया में? क्यों आ गए? किसी ना किसी चीज का पर्पस होगा, इसलिए हम है मतलब पर्पस होगा कुछ, इसी कारण से हमारी उत्पत्ति हुई है ह्यूमन बीइंग की। इधर कहाँ माइक? हाँ हाँ मतलब कोई पर्पस होगा इसीलिए हमारी उत्पत्ति हाँ हुई है। पर्पस होगा और 60 तक यही बोल रहे हैं कि पर्पस होगा। और वो पता नहीं अरे यार 5 में पर्पस होगा बोलते तो ठीक लगता है, अब 60 के बाद भी पर्पस ही होगा बोलोगे तो कैसे लगेगा? ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मतलब बाई एज भी एक जो विद्यार्थी काल जिसको हम बोल रहे हैं, स्टूडेंट का एक समय बोल रहे हैं, भी 20 साल तक समझ में आ जाए यार पर्पस क्या है। मैक्सिमम 20 तक समझ में आ जाए तो उसके बाद जीना शुरू करें। भी मेरे को अपना वो गूगल में डालते हैं तो क्या डालते हैं? गूगल में कोई लोकेशन, कोई एड्रेस ढूंढना होता है तो कैसे करते हैं? लोकेशन डालते हैं, डेस्टिनेशन डालते हैं, तुरंत वो नक्शा बना के दे देता है। तो अपना लोकेशन क्या है? मैं संवेदनहीन हूँ, संवेदनशील हूँ कि संज्ञानशील हूँ? मेरा लोकेशन क्या है और मेरा डेस्टिनेशन क्या है? यदि डेस्टिनेशन और लोकेशन नहीं पता है तो मेरी जर्नी कैसी होगी? अभी जर्नी कितनी है? जर्नी इतनी है कि रोज़ सुबह उठे, पैसा कमाने चले गए, पैसा कमा के ले आए, खा पी के खर्चा कर दिए, फिर कमा के ले आए। किसी से मैंने पूछा कि भैया क्यों पढ़ते हो? दिल्ली में क्या स्कूल में काम शुरू हुआ तो एनडीएमसी थोड़ा सा अलग है। तो एनडीएमसी में क्या है, वो एक सेक्रेटरी और एक अध्यक्ष होते हैं, दोनों आईएएस ऑफिसर होते हैं और वही लोग चलाते हैं। तो उनके साथ में एक वर्कशॉप किया। बोले सर हम तो समझ लेंगे आपकी बात, पर ये बच्चे तो नहीं समझेंगे, हमारे तो बच्चे बिल्कुल एकदम ठेले वाले के बच्चे होते हैं। मैं ऐसा करते हैं किसी स्कूल में ही चलते हैं और तुम लोग पीछे बैठना और बैठ के देखेंगे। तो वो अभी भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में क्लास 6-7 के बच्चे थे। तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम क्यों पढ़ते हो? तो बोला सर नौकरी करेंगे। मैं नौकरी करने से क्या होगा? बोले सर पैसा आएगा। पैसा खाने से क्या होगा? बोले सर खाना खाते हैं, खाना खाएंगे बढ़िया। मैं अभी क्या खाते हो? बोले अभी भी खाते हैं। मैं फिर फ़र्क क्या पड़ा? वो सोचने लगा इतना ही काफ़ी है क्या? बोले नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले क्या करते थे? माँ बाप का खाते थे। अभी क्या करते हैं? हम कमाते हैं, हम खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिला देते हैं। क्या खाना ही जिंदगी है क्या? है
लक्ष्य को पहचानना और लक्ष्य को जीना ही संज्ञानशीलता है। उसके बाद जिंदगी बहुत आराम की है। उसको पहचाने बिना कुछ भी कर लीजिए, उसको पहचाने बिना कितनी भी उपलब्धि है वो कोई पॉइंट के बाद शून्य हो जाती है, मजा नहीं आता है। हाँ, ये बात ठीक। लक्ष्य पता चलता है ना तो 24 घंटे वो अपने में अपने को खुशी देता है, सुकून देता है। अकेले रहते हैं तो भी उतना ही अच्छा लगता है, सबके साथ रहते हैं उतना ही अच्छा लगता है। किसी से कोई नेगेटिव कंपैरिजन नहीं होता है, किसी का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं आता है। सबके लिए प्यार आता है, अपने पे भी प्यार आता है। भैया एक इससे पहले मैं ये भी समझना चाहूँगी कि प्रकृति में सब नियम पूर्वक चलता है, सब चीज़ व्यवस्थित है, तो मानव ही क्यों अव्यवस्थित है? क्यों हम पहले से हमको नहीं पता था कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमको यहाँ क्यों आना पड़ा? एहसास हुआ कुछ कमी है जीवन में तो आए, लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ ये जानना चाहती हूँ। मतलब अभी आए हैं, लक्ष्य समय के साथ पता चलेगा, लेकिन जब प्रकृति पूरी नियम पूर्वक चल रही तो हम क्यों नहीं चले? हमारे लिए ये क्यों गैप छोड़ दिया गया कि हमको समझ के चलना है या अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना है या कार्य क्षमता को बढ़ाना है? हाँ जी, इनका आंसर है किसी के पास? आपने सुना ही नहीं, आपको लगता है सोम भाई को सुनना है। हाँ, जिम्मेदारी सोम भाई की है। फिर से बोलो, इसका आंसर देखिए, आपको किसी के पास हो तो बोलिए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन रिपीट करो ताकि समझ में आ जाए, क्वेश्चन पहुंचा। जी, जैसे सोम भैया अपन को बता रहे हैं कि प्रकृति में, और अपन देख भी रहे हैं, भैया का ध्यान लाए भैया ने अपने ऊपर कि सारी चीज़ें नियम पूर्वक चल रही हैं प्रकृति में और उनका कोई पर्पस है। हाँ, वो मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से, लेकिन मानव ही क्यों ऐसा नियम पूर्वक नहीं चला? क्यों अपन को ये ज़रूरत पड़ी कि अपन यहाँ पर चल रहे हैं और कहाँ जाना है? मतलब सारे के सारे संज्ञानशील हो जाएंगे तब क्या होगा? जब सारे के सारे संज्ञानशील हो जाएंगे अपन, तब क्या होगा? तब क्या होगा? सोम भैया बेरोजगार हो जाए। अभी तक हम सब परंपरा से करते आए हैं, आगे देखा अभी किया, कुछ नई सोच तो कोई डाली नहीं है। तो हमने अपने खुद को ही देखा नहीं अभी तक। हमारा कोई लक्ष्य इसलिए नहीं है कि हमने अपना आप को पहचाना नहीं है, और जो भी देखते आए करते आए, पिताजी ने किया, हम किए, हमारा लड़का करेगा। आगे भी जो चला है हजारों साल से वही चलता आता है। किसी के पास पहले भी लक्ष्य नहीं था, आज हमारे पास भी नहीं है। जब ये लक्ष्य मालूम पड़ जाएगा, पर्पस मालूम पड़ जाएगा, तो थोड़ा सरल हो जाएगा। क्योंकि आज ही हम सोचने आए, ये पहले तो सोचने नहीं आए थे ना। मुझे इसका आंसर ये लगता है, दीदी का क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ प्रकृति में पहले से नियम के तहत चल रहा है, तो मानव को ये क्यों नहीं पता है कि उसका नियम क्या है? नियम क्या है? तो मुझे लगता है कि जिसको पता है नियम, वही मानव। क्या बात, तो छक्का ही मार दिया। तो हम लोग आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? तो हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव होना अभी शेष है। हम मानव जैसे दिखते हैं, है नहीं। मानव और प्रॉब्लम पैदा कर दी। मानव विकासशील प्राणी है। मानव होना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर कभी कभी पशु जैसा काम कर लेते हैं, कभी राक्षस जैसा काम कर लेते हैं। हाँ जी, मानव विकासशील प्राणी है, अभी हम विकास की ओर आगे जा रहे हैं। हाँ, ये एक अच्छा आंसर है, एक अच्छा आंसर है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। सन 2000 तक हमने कम से कम अपने जिंदा रहने पे अधिकार पा लिया, मैं कहूँगा इस बारे में। हाँ जी, हाँ भैया। प्रकृति ने हम लोगों को एक स्वच्छंद खुला आसमान दिया है, जिसमें हम अपनी समझ के हिसाब से अपनी जितनी उन्नति कर सकते हैं करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ भैया। सर, जो दीदी का क्वेश्चन था वही मेरा भी क्वेश्चन है कि मतलब इस यूनिवर्स का जो डिज़ाइन ही ऐसा है कि मानव मतलब एक क्रम, जागृति का एक क्रम है कि सब चीज़ क्रम से होती है। डिज़ाइन ही ऐसा क्यों है, वो मेरा भी क्वेश्चन है। बढ़िया। हाँ जी, ये प्रकृति भी हर एक का कुछ पर्पज है, अभी आपने ही बताया है।
मानव का भी कोई पर्पस है और उसके पैदा होने के पहले से तय है, उसका पैदा होने से पहले तय है, और मानव ही एक ऐसी इकाई है कि वो सोच सकता है। हाँ, इसलिए वो सोच रहा है कि पर्पस क्या है। पर्पस क्या है? तो पर्पस यही मुझे लग रहा है कि प्रकृति के अनुरूप उसने काम करना चाहिए। हाँ, देखिए अभी मैंने वो एक बुक पढ़ी, वो नुआन हरारी है ना, वो डेयस करके था, वो जिसकी पहली होमो सेपियंस बुक आई थी। तो वो अपने बुक में लिख रहा था कि मानव ने एग्रीकल्चर को पहचाना, वो करीब 12,000 साल पहले की बात करता है। उसके पहले की स्थिति ये थी कि भोजन की तलाश में, भोजन के लिए लूटमार में, युद्ध और संघर्ष में 33% मेल मर ही जाते थे पूरे समाज के। कितना प्रतिशत? 33%। किसी समाज के 33% मेल को मरना ही है। किस बात के लिए? जंगल में भोजन की तलाश में गया, वहां शेर ने खा लिया, या आपस में कबीले युद्ध होके मर गए, कोई बीमारी आ गई, कोई झंझट हो गया। अब 33% मेल की मरने की बात, फीमेल का भी मरना होगा ही किसी बीमारी से। अब कल्पना कीजिए कि किसी समाज में यदि 33% मेल को मरना ही है तो हर परिवार कैसा महसूस करता होगा? असुरक्षित महसूस करेगा। कभी भी उसके यहाँ का नंबर आज गया है शिकार पे, ऐसे हम लोग सुनते ही थे, वो तीर्थ यात्रा जाते थे तो अपना पूरा कर्मकांड करके ही जाते थे कि वापस लौटेंगे, इस बात की संभावना नहीं है, ये तो हमने सुना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को खेती पहचाना मात्र 12,000 साल पहले, और आदमी इस धरती पे है हजारों साल से। तो हजारों साल की यात्रा लगी जब मानव ने खेती को पहचाना, और खेती को पहचान के एक बड़ी सक्सेस उसको हाथ लग गई कि साल भर का अनाज घर में रखा है, कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे तमाम बर्फीले इलाकों में 3 महीना बर्फ पड़ेगी तो घर के अंदर ही रहना है, और 3 महीने का जुगाड़ घर के अंदर रख के अब 3 महीने के लिए बैठ गए, करते ही हैं लोग। तो ये बड़ी एक जिंदा रहने की एक बड़ी सिक्योरिटी आदमी के हाथ लग गई कि यार लूटपाट करने की भी जरूरत नहीं है और कोई डर की भी जरूरत नहीं है, एक बार में फसल आएगी और घर में स्टोर करके रख सकते हैं। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आज की डेट में बृहस्पति, जुपिटर क्या रहने के लायक ग्रह है? नहीं है। क्या वो पदार्थ वहां पे विकसित हुआ है? तो किसी प्लेनेट पे पदार्थ विकसित हो गया है, इसकी पहचान क्या होगी? तो किसी प्लेनेट पे पदार्थ अवस्था विकसित हुई है, मटेरियल किंगडम डेवलप हो गया है, इसकी पहचान है कि वहाँ सेल फॉर्मेशन होने लगी है, कोशिकाएं बनने लगी हैं। बच्चा क्लास 2 में एडमिशन पा गया, इसका मतलब क्लास 1 पास कर गया। तो किसी प्लेनेट पे पानी मिल गया या वेजिटेशन दिखाई देना शुरू हो गया, तो हम कह रहे हैं कि ये प्लेनेट अपने आप में एक विकसित प्लेनेट है। किसी प्लेनेट पे पेड़ पौधे आ गए, अब उस पे पशु पक्षी कब आएगा? हजारों साल लगेंगे। तमाम वेजिटेटिव जितनी ग्रोथ है वो होनी है। वेजिटेटिव ग्रोथ का, मैच्योरिटी का एक लेवल आने के बाद वहां पे पशु पक्षी लैंड करेगा, पशु पक्षी प्रकट होगा। और मानव किसी प्लेनेट पे कब आएगा? जब जो कुछ भी सारा पशु पक्षी आना था वो उसका रेशो, उसका क्वांटिटी, संख्या, एक लेवल का एक एम्बियंस क्रिएट हो गया है, तब मानव उसमें लैंड करेगा। इसका मतलब आज की डेट में यदि बृहस्पति को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? आज की डेट में जो बृहस्पति है, और ये कितने हजार सालों बाद एक विकसित पदार्थ अवस्था बनेगी, कितने साल की यात्रा होगी? तो ये भी कोई अचानक नहीं हुआ है। तो पदार्थ को विकसित पदार्थ में विकसित होने में लाखों साल की यात्रा। किसी प्लेनेट पे पहली सेल फॉर्मेशन हो गई, सेल फॉर्मेशन शुरू हुआ, उससे वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी आ गई, इसमें कितने साल लगेंगे? लाखों साल। किसी प्लेनेट पे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और फिर धीरे धीरे ये मैमल्स तक आ गए, इसमें कितने साल लगेंगे? हजारों साल। वैसे ही ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। वैसे ही मानव किसी प्लेनेट पे प्रकट हो गया तो क्या करेगा? पशुओं के साथ प्रकट होगा, पशुओं के साथ जिएगा, पशुओं की तरह से खाने पीने का इंतजाम करेगा,
धीरे धीरे उसकी कल्पनाशीलता विकसित होगी, एक पीढ़ी अगली पीढ़ी से और आगे और आगे और बेहतर और बेहतर। कोई दिन हमने अपने जिंदा रहने पे विजय पा लिया। तो इस प्लेनेट पे मानव की जर्नी जितने हजार साल से है, लाख साल से है, तब से लेके सन 2000 तक की बात करें तो हमने एक चीज पे विजय पा लिया कि हमने जिंदा रहने पे विजय पा लिया। जिंदा रहने पे विजय पा लिया मतलब खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, एरोप्लेन और ये तमाम टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी किस काम आएगी? हमारा जिंदा रहना आराम में आ गया, है ना। हम तो को बचपन में याद है, रेलवे की टिकट करानी होती थी तो 30 किलोमीटर दूर चल के किसी स्टेशन पे जाके खड़े हुए और दोपहर तक लाइन में लगे और पता चला कि सीट नहीं मिली, पूरा दिन चला गया, टिकट नहीं हुई। अभी कैसा हो गया? एक बटन दबाओ टिकट हो गई, दूसरा बटन दबाओ कैंसिल हो गई। कितना आराम हो गया, कितनी भाग दौड़ बच गई। तो देखा जाए तो जिंदगी फिजिकली कितने आराम में आ गई है। तो ये दिन ये हमने एक दिन में पाया, किसी एक व्यक्ति की मेहनत है, हजारों लाखों लोगों ने मेहनत किया और हम कम से कम इस स्थिति में आ गए कि आज जिंदा रहने के लिए हमारा अधिकार बन गया। आज हमको इस बात की चिंता नहीं है कल खाने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए देखो, हमारी एज के पहले के परिवारों में अपनी चॉइस से कुछ भी करने का फ्रीडम नहीं था। बहन की शादी होनी है, घर का किराया जाना है, इसलिए आपको फ्रीडम कुछ नहीं है, अपना जॉब करो, कुछ कमा के लाओ तो घर चलेगा। आज स्थिति कैसी है? आज लगभग बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनके परिवार उनसे कह रहे हैं कि भैया जो तुम करना चाहते हो करो, जो तुम समझना चाहते हो समझो, जब तक पढ़ना चाहते हो पढ़ो और तुम्हारी वैसे पूरी दुनिया में जहाँ जाना चाहते हो जाओ, और उसके लिए हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ये फ्रीडम आज मिली है, ये कैसे मिल गई? कि खाने पीने के लाले अब नहीं है। तो ये एक यात्रा हमने पूरी की है। लेकिन हम ये सोच रहे थे, बहुत बढ़िया सूत्र यहाँ पे आता है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। समीक्षा का मतलब अधूरेपन को पहचान लेना कि इससे काम नहीं चलेगा, आवश्यक है पर्याप्त नहीं है। जैसे पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त। पशु के लिए पर्याप्त है, पशु के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? जीना चाहता है, जीना चाहता है। अब तक हमने क्या सोचा क्या होने से जीना हो जाएगा? अब तक हमने क्या सोचा क्या होने से जीना हो जाएगा? वो क्या थी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैसे मिली थी उसमें जिंदगी? चिल करेंगे। तो अब तक हम सोच रहे थे कि चिल करेंगे तो जिंदगी मिल जाएगी, तो जीना हो जाएगा, खूब सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो जीना हो जाएगा, पीएचडी कर लेंगे तो जीना हो जाएगा, और क्या, और 10,000 करोड़ आ जाएगा तो जीना हो जाएगा, और क्या, और राष्ट्रपति हो जाएंगे, है ना, प्रेसिडेंट और पीएम हो जाएंगे तो जीना हो जाएगा, और क्या, और कुछ जोड़ना है? हाँ, अपनी पसंद की शादी हो जाएगी तो जीना हो जाएगा, और क्या, और क्या, सरकारी नौकरी लग जाएगी, आईएएस बन जाएंगे तो जीना हो जाएगा, और कनाडा जाके सेटल हो जाएंगे तो जीना हो जाएगा। ये सब करके देख लिया, सारा कोर्स पूरा हो गया। क्या बोला कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। कभी सोचते थे सरकारी नौकरी हो जाएगी। जब मैं छोटा था, मेरे फादर जो भी जॉब करते थे तो उनको लगता था कि एक लड़का फॉरेन चला जाएगा तो परिवार के लिए विकास के रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरे इंजीनियरिंग करने के पहले मेरे पिताजी ने अपने किसी दोस्त की लड़की जो लंदन में रहती थी
है ना, उनसे मेरी शादी सेट कर दी मेरे से चर्चा किए बिना। तो वो नहीं थी शोले, शोले में उसके उस लड़की के लिए समझाने गया था, तो उसके दादा दादी हमारे घर आके 3 दिन रुके और मेरे को 3 दिन उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। वहाँ तो सब बच्चे देर से ही आते हैं, कभी कभी तो पी ही लेते हैं, और ऊपर से बोले वो एडवोकेट है, मैं केस भी नहीं करने देगी। तब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था, तो तब तक मेरा ऐसा कोई विचार ही नहीं था जाने का। तो मेरे पिताजी इस बात पे बहुत नाराज हुए कि तुमने परिवार के विकास का रास्ता नहीं अपनाया, तुम अमेरिका नहीं गए, ठीक है, लंदन शादी नहीं किए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस किस तरह की कंडीशनिंग हो सकती हैं। तो ये सब रास्ते हमने अपना लिए, हमने तमाम चिल करके देख लिया, सारी सुविधा करके देख ली, पूरे विश्व में जाओ पीएचडी कर जाओ, जाओ 10,000 करोड़ ले आओ, जो करना है कर लो, इससे जीना नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीना कुछ और है। जीना मतलब अपने होने के पर्पस को पहचानना, मैं क्यों हूं, है ना, मैं क्यों हूं। तो बेसिकली क्यों जीना है, कैसे जीना है, या ये समझ में आता है तो मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएं, मेरे पास हर स्थिति में हर स्थिति का सॉल्यूशन हो और वो सॉल्यूशन दूसरे को दिया जा सकता है। स्थिति का नाम संज्ञानशीलता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।